मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री में। हम एमए फाइनल के सेकंड बी पेपर इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिवल इंडिया के अंतर्गत जो सिलेबस है उस पर पढ़ाई कर रहे हैं। अभी हमारा जो टॉपिक है वो व्यापार, उद्योग एवं वाणिज्य के संदर्भ में चल रहा है, जिसमें हमने शुरू में देखा कि प्राचीन में, सल्तनत काल में, मुग़ल काल में किस तरह से व्यापार वाणिज्य हुआ, किस तरह से एक एक वस्तुओं का व्यापार किया गया, जिसमें तंबाकू, नील, शोरा, सूती वस्त्र और इसके अलावा खाने पीने की, खाद्यान्न की वस्तुएं, गेहूँ आदि चीज़ें थी जिनका व्यापार किया गया। ये व्यापार स्थानीय स्तर पर भी था, एक रियासत से दूसरी रियासत में भी व्यापार किया गया। पर अब हम जो यहाँ व्यापार के अंतर्गत टॉपिक लेने वाले हैं वो है समुद्री मार्ग एवं जहाजी व्यापार। वह कैसे किया गया मुग़ल काल में भी और उससे पहले सल्तनत काल में भी। भारतीय व्यापार समुद्री मार्गों के बारे में पर्याप्त ज्ञान रखते थे तथा तत्कालीन तकनीक ज्ञान के आधार पर व्यापार करना सुरक्षित समझते थे। मध्यकालीन अरबी सूत्रों में जहाज़ों के नष्ट होने का विस्तृत विवरण दिया गया है। यहाँ तक कि परंपरागत रास्तों से जाने वाले जहाज़ आकस्मिक तूफानों एवं लुटेरों के द्वारा तोड़फोड़ के शिकार हो जाया करते थे। यद्यपि भारतीय समुद्र में तोड़फोड़ की कार्रवाई कम ही होती थी। ट्रेवेनियर का जहाज़ 1652 ईस्वी में टूटते टूटते बचा था, जबकि वह कमरून से मसूलीपट्टनम जा रहा था। वायु वेग की पूर्व जानकारी तथा तूफानों तथा समुद्री धाराओं के खतरे के प्रति जोखिम ने जहाज के नमूनों तथा बनावटों पर प्रभाव डाला था। मध्यकालीन अरब व भारतीय जहाज में लोहे का प्रयोग नहीं होता था तथा ठहराव के लिए जूट की रस्सी का इस्तेमाल ही किया जाता था। ये हल्के जहाज स्थिर पानी के लिए काफ़ी उपयुक्त माने जाते थे, किंतु लंबे रास्ते तय करने तथा समुद्र के बुरे मौसम के अधिक मजबूत नहीं थे। ये कहा जा सकता है कि इन जहाज़ों से भारतीय व अरबी व्यापारियों के लिए कन्याकुमारी का चक्कर लगाकर अटलांटिक समुद्र में जाना असंभव था। भारतीय जहाज़ के निर्माण में लोहे की कीलों का प्रयोग पुर्तगालियों के आगमन के बाद हुआ था, जो यह दर्शाता है कि भारतीय परंपरागत नाविक उद्योग को यूरोपीय उच्च तकनीक ने कितना प्रभावित किया था। उत्तरी कोरामंडल के अतिरिक्त एशियाई जहाजी निर्माण का कार्य मालाबार शिपयार्ड में होता था, जहां पर सागवान की लकड़ी आसानी से उपलब्ध रहती थी। लोहे के प्रयोग से पूर्व सागवान की लकड़ी का प्रयोग सर्वविदित ही था। मुंबई व कलकत्ता में जहाज निर्माण के कारखानों का 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्थापित होने का कारण स्थानीय जहाज उद्योग में वस्तुओं की उच्चता तथा कम खर्च का होना माना जाता था। जहाज निर्माण उद्योग में लोहे की कील का प्रयोग यूरोपीय संपर्क का परिणाम था, किंतु इसके साथ ही अन्य अन्वेषण भी क्रियान्वित किए गए थे। जैसा कि 17वीं शताब्दी के अंत तक भारतीय जहाज़ों का निर्माण विधि, बनावट व स्वरूप में यूरोपीय जहाज़ों से अधिक भिन्नता नहीं समझी जाती थी। बनावट की दृष्टि से परंपरागत निर्मित जहाज़ काफ़ी मजबूत थे, जिनका उपयोग ग्राफ तथा गलवित सामुद्रिक युद्धों में इस्तेमाल किया जा सकता था। किंतु धीरे धीरे जहाज़ों की बनावट पर पुर्तगाली जहाज़ों का प्रभाव पड़ने लगा था और 17वीं शताब्दी में सूरत से जाने वाले भारतीय जहाज़ों में युद्ध की आवश्यक सामग्री भी रखी जाने लगी थी। डच रिपोर्ट के अनुसार सूरत के जहाज़ों में 20 से 30 तक की संख्या में तोपें रखी जाती थीं। इनमें नियुक्त अधिकारी बंदूकची अंग्रेज़ या डच अफसर ही हुआ करते थे।
भारतीय व्यापारियों को जहाज में प्रयुक्त होने वाली बंदूकें बेचकर यूरोपीय व्यापारियों ने लाभप्रद स्थिति स्थापित कर रखी थी। यह व्यवस्था बाद में इस तर्क के आधार पर बंद कर दी गई कि यह सामग्री गलत लोगों के हाथों में पड़ सकती है, जिसका नुकसान समुद्री व्यापारियों को उठाना पड़ सकता था। भारतीय जहाजी बेड़े का कमांडर नाविक और व्यापारिक दोनों की ही भूमिका निभाया करता था। यात्रा के लिए यह आवश्यक भी था कि बेड़े का मालिक नाविक कुशलता के साथ बाजार एवं वस्तुओं का पर्याप्त ज्ञान रखता हो। यह व्यवस्था पूर्व आधुनिक व्यापार की प्रमुख विशेषता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो जोखिम यूरोपियन व्यापारियों को उठाने पड़ते थे, वही माल खरीदने और बेचने और वस्तुओं की किस्मों पर भी निर्भर किया करते थे। वस्तुओं की किस्मों के अनुसार तथा स्थान विशेष में उपलब्ध होने वाले जहाज व उसकी भरण क्षमता आदि बातों का बाजार में वस्तुओं की किस्मों के निर्धारण पर विशेष प्रभाव पड़ा करता था। एशियाई समुद्री व्यापार में हमें व्यापार के अंतर्गत जो वस्तुएं काम आती थी, वह वस्तुएं यूरोपीय औद्योगिक वस्तुओं के द्वारा आयात की जाती थी। 16वीं शताब्दी में वेनिस के व्यापारी अलेक्जेंड्रिया में इटली के ऊनी कपड़े, तस्वीर बना हुआ पिछवई का कपड़ा, शीशे एवं धातु से बनी वस्तुओं का आयात करते थे, जो जहाज़ों के जरिए ही सुएज़ के रास्ते से मध्य पूर्व भारत में भेजे जाते थे। ऊनी वस्त्रों के व्यापार में अर्मीनिया के व्यापारियों का महत्वपूर्ण स्थान था। वस्तुतः औद्योगिक उत्पादन के केंद्रीयकरण की अनुपस्थिति तथा दूसरी तरफ स्थलीय वस्तु वहन की उच्च दर के कारण कच्ची वस्तुओं के वृहद व्यापारिक क्षेत्र का उद्भव नहीं हो सकता था। वस्त्र उद्योग में वस्त्र उद्योग व धातु शोधन इसके अपवाद थे। यह माना जाता है कि परंपरागत रूप से कच्चा माल बंगाल भेजा जाता था। सूरत से हुगली तक फैला हुआ समुद्री तट भारी मात्रा में सूत की गांठों के वहन के लिए आदर्श तथा व्यापारियों के लिए अधिक लाभ का साधन था। कासिम बाजार की रेशम में धागे, कच्चे माल एवं तैयार माल का अच्छा सम्मिश्रण था। भारतीय भूभाग में नील का अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक अत्यधिक समृद्ध था। नील मध्य पूर्व देशों में गलीचे व वस्त्रों के छपने के लिए बड़ी मात्रा में भेजी जाती थी। 17वीं शताब्दी के अंत तक भारतीय व्यापार काफ़ी उन्नत हो गया था। जापान व स्वीडन का तांबा स्थानीय उत्पादन में स्थान लेने लगा था। तांबा जहां एक और गृह कार्य में बर्तनों के लिए आवश्यक था, वहीं दूसरी तरफ भारत की मुद्रा व्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। मलाया के टिन का भारत में आयात सामान्य हो गया था। चीन से भारत को आयात होने वाले अन्य धातुओं में सिल्वर, जस्ता व निकल भी थी। यद्यपि अविकसित धातु का उल्लेख एशियाई व्यापार के विभिन्न क्षेत्रों में हमें मिलता था, किंतु मांग की वास्तविक विधि के कारण संबद्धता व टिकाऊ होती थी।